नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। 81 तक के प्रश्नों को हमने पिछली 2 वीडियो में पूरा कर लिया है। जो लोग नहीं देखे हों जाके देख सकते हैं। और आज से जो है 82 नंबर से शुरू होगा आज की प्रैक्टिस क्लास। तो आज का पहला प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? तो विकल्प में है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें शब्द शक्ति बताना है। तो इसमें जो शब्द शक्ति है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें। यह कबीरदास की प्रश्नांकित साखी से मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ जीवन की नश्वरता की ओर प्रतीति हो रही है। यहाँ पे जो है व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? 21वीं सदी का लड़का तो विकल्प में है क्षमा शर्मा, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण या फिर वीरेंद्र सक्सेना। तो 21वीं सदी का लड़का जो है यह क्षमा शर्मा की कहानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षमा शर्मा हो जाएंगी। क्षमा शर्मा की अन्य कहानियां हैं काला कानून, कस्बे की लड़की, थैंक यू, सुद्दाम हुसैन, लव स्टोरीज, ये इत्यादि ये जो हैं कहानियां क्षमा शर्मा की हैं। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो विकल्प में है घड़े से पानी गिराना, पानी की कीमत समझना या अत्यंत संकुचित सोचना या फिर अत्यंत लज्जित होना। तो घड़ों पानी पड़ने मुहावरे का जो अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अत्यंत लज्जित होना। अगला प्रश्न है, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, वह कौन सा शब्द है वो पहचानना है। तो विकल्प में है कतार, पंक्ति, श्रेणी या फिर श्रृंखला। तो एक शब्द जो है विदेशी भाषा का शब्द है, वह शब्द कौन सा है? तो कतार जो है अरबी भाषा का शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कतार। अगला प्रश्न है, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? तो विकल्प में है राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, खड़ग बहादुर मल्ल या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो बूढ़े मुँह मुहासे जो है यह जो प्रहसन है इसके लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी। इस प्रहसन में हिंदू मुस्लिम किसान एक साथ मिलकर जमींदार के प्रति विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। किसानों की समस्याओं में कोई धार्मिक भेद नहीं है। राधा चरण गोस्वामी हिंदी के प्रथम समस्या मूलक उपन्यासकार थे। तो राधा चरण गोस्वामी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राधा चरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास, इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है जिससे आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो हमेशा जो भी हैं रचनाएं हैं वो रचनाकार के नाम से जोड़ के याद करनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, वह कौन सा है? विकल्प में है अपादान, शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो है लड़का जो है बाजार से लौटा यानी बाजार से अलग हुआ है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लड़का बाजार से लौटा। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, इसमें कौन सा कारक होगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं, कौन है? तो विकल्प में है भिखारी दास, केशव दास, मतीराम या फिर चिंतामणि। तो प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य का नाम बताना है। तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशव दास हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशव दास। कवि प्रिया में अलंकार, काव्य दोष, कवियों के गुण दोष आदि का विवेचन किया गया है, इसलिए इन्हें हिंदी का प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कहा जाता है, केशव दास जी को। अगला प्रश्न है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो यह सभी लोगों को पता है कि नरसिंह जी का मायरा भक्तिकालीन कवयित्री मीराबाई की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई। गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा, कुछ फुटकल पद भी मीरा जी ने लिखे हैं, उनकी ये रचनाएं हैं सब। दोपहर में समास है, तो कौन समास होगा दोपहर में? तो विकल्प में है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। तो जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे जो है द्विगु समास कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। दोपहर, नवरत्न, शताब्दी, त्रिफला, सप्ताह, चौराहा, ये सभी जो हैं इन सब में द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है, कौन सी वह रचना है जिसपे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो विकल्प में है कामायनी, पल्लव, परिमल या फिर चितंबरा। तो आप सभी लोगों को पता है चितंबरा जो काव्य कृति है यह सुमित्रा नंदन पंत की है, जिसपे 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चितंबरा। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। अब इसका विकल्प आगे दिया गया है, तो देखते हैं। उपयुक्त दोहे में अलंकार बताना है, तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प में है परिसंख्या अलंकार, मुद्रा अलंकार, यथासंख्य अलंकार या फिर विभावना अलंकार। तो इस जो दोहे में है यथासंख्य का अर्थ होता है संख्या, क्रम के अनुसार। इस अलंकार में एक क्रम से भिन्न अर्थ वाले कुछ शब्द कहे जाते हैं, फिर उसी क्रम में दूसरे शब्दों से अन्वय किया जाता है। तो इस दोहे में जो है यथासंख्यक अलंकार हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यथासंख्य अलंकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो विकल्प में है निसारा, निसारा मतलब रजाई, सिरस्कम शिखा, उस्लिसम पगड़ी, उत्तरीय चादर। तो कौन सा युग्म गलत है? गलत बताना है। तो सिरस्कम शिखा अर्थ की दृष्टि से गलत है, क्योंकि सिरस्कम का अर्थ होता है लोहे का टोप, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह विकल्प जो है गलत है। अगला प्रश्न है, चाय आगत शब्द है, चाय शब्द कहाँ से आया है? जापान से आया है, चीनी यानी चीन से आया है, जर्मन या फिर पुर्तगाली। तो जो चाय शब्द है, चाय शब्द जो है हिंदी में आकर इतना घुल मिल गया है कोई इसका अन्य प्रतिशब्द या पर्याय नहीं है, लेकिन चाय जो है चीनी शब्द है।
चाय चीनी के बिना नहीं बनती है, तो इससे भी आप लोग जोड़ के याद रखिए। चाय, चीनी, ये सब चीनी शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनी। अगला प्रश्न है, वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। वारी का ये विभक्ति बताना है, तो विकल्प में है वारिणी, वारिणी, वारिणी ही या वारिणा। 95 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारिणी। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो विकल्प में है राजेश जोशी। यह प्रश्न 2021 में टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया था यह प्रश्न, लेकिन दोनों में विकल्प जो थे अलग अलग माना गया था। आप लोग को बताना है एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो कौन है? सौमित्र मोहन, शेखर जोशी, अरुण कमल। तो एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, चांद की वर्तनी, ये सभी रचनाएं राजेश जोशी द्वारा रचित कविता संग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेश जोशी। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो विकल्प में है श्लेष, विरोधाभास, विभावना या फिर विशेषोक्ति। तो कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो यह जो है विभावना अलंकार का परिचायक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभावना अलंकार। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राम कुमार वर्मा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। मतलब प्रधानता श्रृंगार की ही रही है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। कौन सा युग्म असंगत है? तो विकल्प में है, विलोम की दृष्टि से बताना है तो ऊंट का ऊँटनी, प्राचीन का अर्वाचीन, सूर का वीरु, सांड का सांडनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांड जो है सारणी शब्द का युग्म विलोम की दृष्टि से असंगत है, क्योंकि सारणी शब्द सांड का विलोम नहीं है। सांड और सांडनी नहीं होते हैं, बस सांड होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है, क्या होता है? तो विकल्प में है, पंचमी विभक्ति एक वचन का बताना है। तो विकल्प में है मधुने, मधुना, मधो, मधुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो विकल्प में है भवानी प्रसाद मिश्र और नरेश मेहता। तो दो विकल्प आगे दिए गए हैं,
101 नंबर का यह क्वेश्चन है। दो विकल्प और हैं जिसमें हैं अज्ञेय और रघुवीर सहाय। तो स्लाइड चेंज करते हैं। अज्ञेय और रघुवीर सहाय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुवीर सहाय हो जाएंगे सही। अगला प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। कौन है वो विद्वान? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। यह विचार जो है डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा व्यक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार है, तो कौन सा अलंकार होगा? तो विकल्प में है उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति या फिर अपनुति। तो 103 नंबर का यह प्रश्न है, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अपनुति अलंकार होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनुति अलंकार। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ उपमेय या वर्ण को असत्य दिखाकर उसका निषेध करते हुए अन्य उपमान को बाद में रखा जाए वहाँ पे अपनुति अलंकार होता है। जैसे एक और है पंक्ति, ए चपला चमके नहीं चमके रिपु करवाल। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होगा, क्या होगा? तो विकल्प में है तिष्ठेयु, तिष्ठाव, तिष्ठत या तिष्ठेत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिष्ठेयु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक का नाम बताना है। तो विकल्प में है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी। तो यह रचना जो है हरिशंकर परसाई का निबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? तो विकल्प में है संबंध कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या फिर करण कारक। तो इसमें जो है करण कारक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द होगा। तो विकल्प में है प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, प्रत्युत्पन्नमति या फिर अक्लमंद। तो जिसे तत्काल उचित उत्तर सूझ जाए उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, कौन है? तो विकल्प में है रातों रात, पकड़छन, मन माना या फिर ठकुर सुहाती। तो जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे रातों रात, रात रात में, मन माना, मन के अनुसार। इस प्रश्न में जो है दो विकल्प सही हैं, ए और सी
दोनों। तो चलिए इसमें दो विकल्प सही हैं, तो दोनों को मान लिया जाए, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि यह रचनाकार की दृष्टि से सही है कि नहीं। इंद्रावती नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर कासिम शाह, चित्रावली उस्मान, मधुमालती कुतुबन। तो मधुमालती मंझन द्वारा रचित प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य है। मधुमालती मंझन की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न कि कुतुबन की। कुतुबन की रचना है मृगावती, मधुमालती है मंझन की। अगला प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज या फिर यात्रा वृत्तांत। तो किन्नर देश में जो है यह यात्रा वृत्तांत की रचना है, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध बताना है। तो दो विकल्प हैं सामने। विकल्प में है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। शुद्ध शब्द बताना है। अगला विकल्प देखते हैं हम लोग। शब्द केवल संकेत मात्र है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, वहाँ अलंकार होता है। तो विकल्प में है उपमेय उपमा, मालोपमा, व्यतिरेक या फिर अन्वय अलंकार। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, वहाँ पे अन्वय अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्यास के आधार पर की है? विकल्प में है शंकुक, लोलट, अभिनव गुप्त या फिर भट्टनायक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य शंकुक ने न्याय दर्शन के समर्थक थे। इसी न्याय शास्त्र के आधार पर उन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है। इनका मत जो है अनुमितिवाद नाम से विख्यात है। चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लेकर शंकुक ने व्याख्या की है। जिस प्रकार चित्र में अंकित तुरंग को हम वास्तविक घोड़ा समझ लेते हैं, उसी प्रकार मूल नायक का अभिनय करने वाले अभिनेता को भी हम मूल नायक ही समझ लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य शंकुक। अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द बताना है। तो जो कम खर्च करता है उसके लिए होता है मितव्ययी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मितव्ययी होता है कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द। अगला प्रश्न है, हिंदी में किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? तो किसने किया है हिंदी में? तो विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, देव या फिर भिखारी दास। तो देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव को प्रचारित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देव। अगला प्रश्न है, अजीर शब्द का अर्थ है। तो विकल्प में है अजीर मीन्स क्या होता है, युवा, आंगन, वार्धक्य या फिर जरावस्था।
तो अजीर का अर्थ होता है आंगन। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, तो कौन वह है? तो विकल्प में है हम विष पाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी या फिर विसर्जन। तो प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की रचना है। यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में सुभद्रा कुमारी चौहान। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवियों में कौन आते हैं? तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ मिश्र प्रभात, सोहनलाल महतो और सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये सभी आ जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभात फेरी जो है वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इतने सारे कवियों को नाम बता दिया जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो विकल्प में है महाभाष्य, छंदोग्य उपनिषद, वाक्यपदीय या फिर अष्टाध्यायी। तो यह जो है यह ग्रंथ जो यह कथन है यह छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो छंदोग्य उपनिषद ग्रंथ का यह कथन है। अगला प्रश्न है, बरवे छंद है, बरवे किस प्रकार का छंद है? तो विकल्प में है सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक या फिर अर्ध विषम मात्रिक। तो बरवे जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है यह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 12 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। यह अवधि का निजी छंद है। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। तो चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है या फिर मिश्री मीठी है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा है? तो दही हमेशा खट्टा होता है, या न कि दही खट्टी होती है। अधिकतर हम लोग नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं कि दही बहुत खट्टी है, लेकिन वो अशुद्ध है। दही खट्टा होता है, न कि खट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दही जो होता है खट्टा होता है, यह शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, कान्हा शब्द है, कान्हा किस प्रकार का शब्द है? तो विकल्प में है तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, अर्ध तत्सम या फिर अर्ध तत्भव। तो कान्हा जो है तत्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द बनेगा कृष्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्भव शब्द। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो विकल्प में है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला या फिर फारसी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष महाप्राण ध्वनि बताना है। तो विकल्प में है ख, क, ड और ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख जो है महाप्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना है। मीराबाई की उपासना किस भाव की है? तो विकल्प में है माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव या फिर वात्सल्य भाव। तो मीराबाई की जो भक्ति है वह जो है माधुर्य भाव की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माधुर्य भाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गीत नाट्य नहीं है? तो कौन सी रचना है जो गीत नाट्य नहीं है? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद का करुणालय, मैथिली शरण गुप्त का अनघ, धर्मवीर भारती का अंधा युग या फिर सुमित्रा नंदन पंत का ज्योत्सना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सुमित्रा नंदन पंत कृत ज्योत्सना है, यह रेडियो रूपक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।